नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। चौंतीसवां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जोधपुर संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। यौन शोषण के मामले में पीड़िता नाबालिग ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई करने की मांग की। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, विधायक अतुल भंसाली व देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजस्थानी साफे और फूलमालाओं से अभिनंदन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन भी सौंपे। लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जोधपुर एवं उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 34वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का शुभारंभ गुरुवार को रामलीला मैदान में हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल व उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। राइजिंग राजस्थान की थीम पर आधारित यह उत्सव अपने आप में अनेक खूबियां लिए हुए होगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्य संयोजक घनश्याम ओझा और मेला समन्वयक महावीर चोपड़ा ने बताया कि इस बार मेले में कुल 15 अलग अलग डोम बनाए गए और लगभग 714 स्टॉल्स तैयार की गई है। मेले में अलग अलग साइज के स्टॉल्स तैयार की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 30 फीट की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई। इसके साथ ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत इस मेले में आने वाले लाखों लोगों के लिए 20 फुट की विशेष शिव प्रतिमा भी सेंट्रल पंडाल के बाहर लगाई गई है। यह प्रतिमा हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है और मेले में आने वाले लोगों के लिए एक बेहतर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। मेले में इस बार सबसे बड़ा आकर्षण अंडर वाटर भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका बनेगी। भेंट द्वारका थीम पर 80 गुना 170 का विशेष डोम तैयार करवाया गया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। शुरुआत 1991 में हुई थी और उस समय महज इसमें 80 स्टॉल के साथ ये प्रारंभ हुआ था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस उत्सव में देश भर के लगभग 700 से ज्यादा हस्तशिल्पी आए और उन्होंने अपनी स्टॉल यहां लगाई है। इसके केंद्रीय पंडाल में पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक उत्पादकों, कलाकृतियों की सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। ये स्थानीय उद्योगों की उद्यमशीलता और हस्तशिल्पियों की अद्भुत शिल्पकारी को ये दर्शाती है। हमारे कारीगरों के लिए समृद्धि के लिए नए अवसर पैदा होंगे, रोजगार भी इसमें बढ़ेगा। ये उत्सव प्रदेश की अद्भुत हस्तशिल्प कला के संरक्षण एवं संवर्धन का सशक्त मंच है। जो लगन है और उस लगन के साथ वो काम करते हैं, निश्चित रूप से राजस्थान ने दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है। मुझे उत्सव में राइजिंग राजस्थान के हमारे प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि आपने देखा है जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो हमने सोचा था और हमारे मन के अंदर यह विचार आया था कि हमारा राजस्थान और हमारे राजस्थान का वो शिल्पकर्मी, किसान, युवा, महिला, मजदूर, उसको किस तरह से रोजगार मिल सकता है। हमारे राजस्थान को बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, इस पर हमने विचार किया। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं
आज आपने देखा हो हमारी सरकार को 1 साल हुआ है, लेकिन 1 साल में जो हमने राजस्थान के विकास के लिए, क्योंकि हमने कहा कि सबसे पहले हमारे राजस्थान को पानी की आवश्यकता है। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए सुधांश पंत ने कहा कि सभी अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अपने दायित्वों एवं जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए आपणों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करें। आम आदमी की समस्याओं को दूर कर उन्हें राहत पहुंचाना हर कार्मिक का प्राथमिक दायित्व है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत सुबह जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इसके बाद उन्होंने संभाग के कलेक्टर और एसपी की बैठक ली। बैठक में प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की समीक्षा की। बैठक में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। फलोदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में अपनी ही सौतेली मां द्वारा परिचित युवकों से यौन शोषण के मामले में पीड़िता नाबालिग ने गुरुवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी सौतेली मां ने अपने कुछ परिचित युवकों को बुलाकर उसके साथ बार बार यौन शोषण किया। इस संबंध में जब पीड़िता और उसके मामा द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो उसके बावजूद भी दिखावे की कार्रवाई करते हुए सिर्फ 3 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया, जबकि अन्य को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पूरे मामले में पीड़िता ने पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी के पिता व अन्य लोगों द्वारा उन्हें बार बार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मेरे साथ बलात्कार हुआ था। मैं 14 वर्ष की हूँ और मेरा बलात्कार 3 बार हुआ था और अलग अलग लड़के थे। 8 जने बलात्कार करने वाले थे और 1 जना छेड़खानी करने का था। उसमें मेरी इस बलात्कार में पूरा सहयोग मेरे सौतेली माँ का था। वो उनकी उसकी बात होती थी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इस बारे में जब मेरे पापा को पता चला तो मैंने पापा के साथ जाके प्रशासन का सहारा लिया, पर प्रशासन ने मेरी मदद नहीं की। 3 जनों को गिरफ्तार किया और बाकी को रिहा करने की सोच रहे, मेरे पैसे ले रही। मैं फलोदी एसपी मैडम के पास में गई तो उन्होंने मुझे सामने से डराया, धमकाया और बोला कि तो कुछ ज्यादा ही घूम रही है, हमें ज्यादा परेशान कर रही है। और ऐसा कह के मुझे वहाँ पर नारी निकेतन भेज दिया, बालिका गृह जोधपुर में। फिर मैं डीजी के पास भी गई थी और आईजी के पास भी गई थी, तो डीजी वापस मुझे मैडम के पास भेज रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और 3 जनों को गिरफ्तार किया, बाकी ऐसे खुले घूम रहे हैं। और मेरे घर के सामने टीवेल है, वहाँ आरोपी के पिता आते हैं और उनके साथ में 3-4 लोग आते हैं और डराते धमकाते हैं, बोलते हैं कि तुझे तेरे भाइयों को तेरे बाबा को मार देंगे। मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं और पापा उनको बोल रहे हैं कि हम तो तुम चारों को मार देंगे वरना हमारे खिलाफ पुलिस वालों के पास जाती हूँ तो वो मुझे सामने से डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आज से 5 महीने हो गए। मेरा अगस्त में 6 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था। और बच्ची की सौतेली माँ घर पर रहती थी। सौतेली माँ ने बुलवा करके 8 जनों को अलग अलग तारीख को बुलवाए और बच्ची के साथ में गैंगरेप करवाए। बच्ची के पहले पता चला नहीं, बाद में बच्ची ने बहुत बड़ी धमकाई और 6/8/2024 को मैंने प्रशासन का सहयोग लिया, मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आरोपी खुले घूम रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन के पास जाते हैं तो कहते हैं कि तू मेरे को प्रश्न मत पूछ, तो बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और मैं 5 महीने से फिर रहा हूँ बच्ची के मारने, किसी टाइम बच्ची को मार सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को आपने ज्ञापन दिया होगा? मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन दिया कि आपकी कार्रवाई होगी, आश्वासन दिए थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा का 63वां 2 दिवसीय वार्षिक प्रदेश अधिवेशन 10 और 11 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। महामंत्री प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू ने बताया कि 2 दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन 10 जनवरी को मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा द्वारा किया जाएगा। आयोजन सचिव डॉक्टर
रिचपाल सिंह ने बताया कि सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे। इस दिन खुला सत्र में प्रदेश की उच्च शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर गहन विचार विमर्श होगा। सत्र में 3 शैक्षिक प्रस्ताव, पंच परिवर्तन से राष्ट्रीय पुनरुत्थान, हमारे शैक्षणिक संस्थान हमारे तीर्थ बने तथा शैक्षिक समस्याओं पर केंद्रित प्रस्ताव पारित कर सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। 11 जनवरी को विकसित भारत 2047 में शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका विषय पर शैक्षिक संगोष्ठी होगी, जिसके मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति होंगे। इस सत्र में अनेक शिक्षाविदों और शिक्षकों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। हाँ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षण संस्थानों के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक संगठन है। राजस्थान में ये राजस्थान उच्च शिक्षा के नाम से पंजीकृत है और संबंध है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से, और जिसका प्रांतीय अधिवेशन है अभी जोधपुर में होने वाला है। कल उसका उद्घाटन होगा और उद्घाटन में उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बेरवा रहेंगे और उनके साथ भागीरथ जी चौधरी, जो केंद्रीय सरकार में कृषि राज्य मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो रहेंगे। और विशिष्ट अतिथि के रूप में संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष आदरणीय नारायण लाल जी गुप्ता रहेंगे। और उसके बाद में है वहाँ पे शिक्षक समस्याओं से संबंधित सत्रों का समय रहेगा और समारोह है वो 11 तारीख को दोपहर 12 बजे रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक आदरणीय निमाराम जी का मार्गदर्शन रहेगा। इस तरह ये 2 दिनों का अधिवेशन है और इस बार इस प्रांतीय अधिवेशन में हम पर्यावरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम होंगे। कोई भी कार्यक्रम में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं, सभी से अपेक्षा भी करते हैं। जोधपुर में ये 2013 के बाद में हो रहा है। आपका परिचय? मैं रिचपाल सिंह, अतिरिक्त महामंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राज्य। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशासन जन सेवा समिति पृथ्वीराज नगर, ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, मोटर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को सरदारपुरा डी रोड स्थित मोटर मर्चेंट हॉल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कैंप का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पवार व एसोसिएशन के सचिव रामलाल अग्रवाल ने बताया कि मोटर मर्चेंट हॉल में दिन भर चले शिविर में 70 से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क आयुष्मान व वंदन कार्ड बनाए गए। कैंप में करीब 200 लोगों ने कार्ड बनवाने का लाभ लिया। नमस्कार, जोधपुर उमेदराज जैन, ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशासन जोधपुर, ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन जोधपुर और मोटर मर्चेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में आज 70 प्लस उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाने के लिए आज कैंप रखा हुआ है, जिसमें बुजुर्गों का जो रुझान और बुजुर्गों का जो उत्साह देखने को मिला। सवेरे से 300-400 बुजुर्ग यहाँ पे कार्ड बनाने आ चुके हैं और आयुष्मान वय वंदन कार्ड और आभा कार्ड यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बने हैं। इस कार्ड से सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है कि आयुष्मान वय वंदन कार्ड एक अलग से कैटेगरी निर्धारित की है और ये निःशुल्क कैटेगरी है। इस निःशुल्क कैटेगरी से आयुष्मान वय वंदन कार्ड राजस्थान में 25 लाख रुपए तक के लिए और राजस्थान के बाहर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट, ये बहुत बड़ा ये बुजुर्गों के लिए सम्मान है कि उनको किसी भी मेडिकल पॉलिसी के अभाव में कोई भी सर्जरी, कोई भी इम्प्लांट, कोई भी ट्रीटमेंट कराने के लिए अब इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और ये कार्ड बन जाने के बाद में सरकार राजस्थान के अंदर और राजस्थान के बाहर जितने भी निजी हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल लिस्टेड होंगे वहाँ पे इनको निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जाएगा। और ये कार्ड के साथ में एक आभा कार्ड भी बनाया जा रहा है। आभा कार्ड में उनका हेल्थ की अकाउंटेबिलिटी का ये कार्ड है कि उनको जो भी रिपोर्ट्स होती है, जो भी डॉक्टर की एडवाइस होती है, जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी डायग्नोसिस होता है, वो सारी रिपोर्ट्स उस आभा कार्ड के नंबर पे सारा वो सेव रह जाएगी और कहीं पे भी उसको इलाज करा के जाते समय उस आभा कार्ड से उसका सारा रिकॉर्ड ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर के सामने होगा। तो ये आधार वय वंदन आभा कार्ड और आयुष्मान वय वंदन कार्ड
70+ उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए एक वरदान साबित होगा और इन लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, सिटी बस और टैक्सियों में धक्के नहीं खाना पड़े। इसके लिए मेरा प्रयास है कि हर क्षेत्र के अंदर हम ये कैंप लगाएंगे और लगा रहे हैं। ये आज हमारा छठा कैंप है और अब तक हमने करीब 700-800 ये आयुष्मान वय वंदन कार्ड बना दिए हैं और आगे भी हम अलग अलग क्षेत्रों में बनाने जा रहे हैं। अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुका है? मैंने बताया अब तक करीब हमने 700-800 आयुष्मान वय वंदन कार्ड और इतने ही आभा कार्ड बना दिए हैं और आगे भी हमारा यही कार्यक्रम है। 11 तारीख को हमारा तेग बहादुर गुरुद्वारा जो मेडिकल कॉलेज के सामने है, 13 तारीख को ओसवाल कम्युनिटी हॉल में है और कल आज से 9 तारीख से आज हस्तशिल्प उत्सव जो का ओपनिंग हो रही है उसमें भी कल से नियमित रूप से 11 से 3 बजे तक वहाँ पे आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए जाएंगे, आभा कार्ड बनाए जाएंगे। तो मेरा बुजुर्गों से सविनय सम्मान पूर्वक आग्रह है कि यथासंभव जहाँ उनको सुविधा हो वहाँ पे जब कैंप हो आके अपना कार्ड अवश्य बनाए। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में रिटायर्ड कर्मचारियों को वापस पेंशन मिलनी बंद हो गई है। जेएनयू के पेंशनर्स को 2 माह से पेंशन नहीं मिली है। इसको लेकर पेंशनर्स ने गुरुवार सुबह कुलपति कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जेएनयू के केंद्रीय कार्यालय में आज सुबह पेंशनर्स ने अपनी बकाया पेंशन सहित परिलाभ की अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि जेएनयू के पेंशनर्स को 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है। विश्वविद्यालय ने अक्टूबर में एमबीएम विश्वविद्यालय के 274 शिक्षकों और कार्मिकों को पेंशन नहीं देने का निर्णय किया था। इनकी पेंशन 3 महीने से बकाया है। इसके अलावा पेंशनर्स को 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 से सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ भी बंद पड़े हैं। इन सब मुद्दों व बकाया पेंशन की मांग को लेकर पेंशनर्स ने आज यहां धरना प्रदर्शन किया। धरना पर बैठने का कारण है हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी जिनको 3 माह से पेंशन नहीं मिली है। इसमें एमबीएम कॉलेज के कर्मचारियों को, एमबीएम विश्वविद्यालय कर्मचारी जो हमारा ही एक अंग है, उनको 3 माह व्यतीत हो चुके हैं। 3 माह और 8 दिन हो गए। आज की तारीख तक उनको पेंशन नहीं दी रही। सरकार से जवाब आ चुका है कि एमबीएम के कर्मचारी आपका ही पार्ट है और आपको पेंशन देनी है। उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 20 दिन से उस फाइल को लेकर के बैठा है और जब मैंने कल यहां धरने का एक पत्र दिया तो इन्होंने विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 270 को छोड़कर उनकी पेंशन जारी करने के आदेश कर दिए। मैं भी इसकी भी निंदा करता हूं। आपको जब पेंशन देनी है तो सबके साथ दें। एमबीएम विश्वविद्यालय का कर्मचारी हमारा भाई है, वही हमारा कर्मचारी, दूसरा नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मुझे अभी संघर्ष समिति हमारी बन रही है, बन चुकी है, उसका संयोजक मुझे घोषित किया गया है। मैं संयोजक के नाते ये घोषणा करता हूं कि मैं कल यहाँ पर धरने पर बैठूंगा जब तक एमबीएम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को, जो रेगुलर हमारे कर्मचारी 270 कर्मचारी, उनको पेंशन नहीं मिल जाती, जब तक मैं ये धरना जारी रहेगा। कारण कि हमारी पेंशन 3 महीने से बंद कर दी है। एमबीएम यूनिवर्सिटी अलग करने का उसका सजा हम क्यों भुगतें? ये पीपीओ इन्होंने जारी किया है, हमारी पेंशन ये देते हैं तो इनको हमारा पूरा जो हमारा हक है वो तो इनको अदा करना चाहिए। हम लोग सब इसमें धरने में हम अशोक जी के साथ हैं और जब तक ये हमारी समस्याएं नहीं सुलझा देते तब तक हम इस धरने में इनके साथ रहेंगे। और प्रशासन के विरोध में हम हमेशा प्रशासन का विरोध इसलिए ही करते हैं कि वो हमारे हक को अपना अधिकार मान लिया है उन्होंने। आपका परिचय? मैं एमबीएम लाइब्रेरी से रिटायर हुई, श्रीमती उर्मिला बोरा, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी। पिछले कई महीनों से कुलपति इस तरह की कोशिश कर रहा है कि शिक्षकों में, शैक्षणिक कर्मचारियों में और शैक्षणिक कर्मचारियों में फूट डाली जाए। इसलिए पहले इंजीनियरिंग संकाय के जितने हमारे रिटायर्ड टीचर थे उनकी पेंशन रोकी। आज 3 महीने से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि फैमिली पेंशन देकर जो
कर्मचारी हैं उनको अलग किया जाए। इस तरह की चाल जो है हमारे कुलपति चल रहे हैं, ये हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं। ये अनिंदनीय कार्य है और इस तरह के कार्य जो कुलपति कर रहे हैं इसकी हम सब मिलकर भर्त्सना करते हैं और हम चाहते हैं कि कुलपति हमारे एमबीएम साथियों की जो पेंशन 3 महीने से बाकी है उनको दी जाए और हमारी भी ये दूसरे महीने की पेंशन प्रारंभ हो गई। और आज जब पता चला उनको कि अखबार में कि आज वो धरना दे रहे हैं तो उन्होंने आज सुबह चाल चल के पेंशन 1 महीने की खाते में डाल दी। इस तरह से वो नाटक कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब इनको बांट देंगे तो हमारी शक्ति जो है कमजोर हो जाएगी। पर हम लोग कर्मचारी जो हैं हम सब एक होकर इसका मुकाबला करने को तैयार है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर के.एन. व्यास, कोषाध्यक्ष पेंशनर सोसाइटी जयनारायण। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की जोधपुर शाखा ने ट्रेनी ड्राइव का आयोजन किया। अध्यक्ष CS पूनम वर्मा ने बताया कि ICSI कई पाठ्यक्रम में 21 महीने की ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, इसलिए इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य सभी ICSI के विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है जहां वह विभिन्न प्रकार की कंपनीज और फर्म्स को अपना इंटरव्यू दे सके और 21 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके। इस ड्राइव में टोटल 9 कंपनीज और फर्म्स रजिस्टर हुई है और 20 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। अध्यक्ष ने ड्राइव के समापन पर सभी ट्रेनर्स का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं CS पूनम वर्मा, चेयरपर्सन ऑफ जोधपुर चैप्टर ऑफ ICSI। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की जोधपुर शाखा ने एक ट्रेनिंग ड्राइव का आयोजन किया जिसका मुख्य उद्देश्य सभी स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है जहां वह आकर विभिन्न प्रकार की कंपनीज और फर्म के साथ अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए इंटरव्यू दे सके। इस ट्रेनिंग ड्राइव के अंदर टोटल 9 कंपनीज ने पार्ट लिया है, साथ ही 20 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेंट है। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर के सभी 12 मंडल अध्यक्ष की घोषणा बुधवार को की गई। खांडा फलसा के पद पर अरविंद पुरोहित को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित हनुमान चौक पर नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष अरविंद पुरोहित का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, वार्ड पार्षद सुरेश जोशी, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष महेंद्र छंगाड़ी ने साफा पहनाकर माल्यार्पण कर अरविंद पुरोहित का स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान भाजयुमो अध्यक्ष गौरव जैन ने पूरी समिति के साथ पहुंच अरविंद पुरोहित का पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने बताया कि संगठन का पर्व मनाते हुए सभी 12 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर उन्हें दायित्व सौंपा गया। देवेंद्र सालेचा ने बताया कि अरविंद पुरोहित भाजपा परिवार के कर्मठ कार्यकर्ता है जिन्होंने सदैव पार्टी और देश हित को आगे रखा है। उसी का परिणाम है कि पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। स्वागत समारोह के दौरान जिला महामंत्री मनीष पुरोहित, पार्षद लक्ष्मी नारायण सोलंकी, भाजपा नेता जनक सोनी, हितेश व्यास, ओम प्रकाश बहादुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और उसी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए पार्टी में गत 2 सितंबर से संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें पार्टी के पूरे संगठन का पुनर्गठन का कार्यक्रम चल रहा है। 2 सितंबर से साधारण सदस्यता के अभियान से शुरू हुआ है कार्यक्रम, उसके बाद सक्रिय सदस्यता का कार्यक्रम और उसके बाद में बूथों के गठन और उसके बाद अभी यह कार्यक्रम पहुंच चुका है मंडल अध्यक्षों के गठन तक। और आज जोधपुर शहर जिला के 12 मंडल का मंडल अध्यक्षों का गठन चयन किया गया है, उन्हें निर्वाचित किया गया है। और मैं समझता हूं कि इन सभी 12 मंडलों में यहाँ जो खांडा फलसा मंडल के भाई अरविंद पुरोहित सबसे कम उम्र के और जवान और जोश से भरे, उमंग से भरे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। और इस मंडल में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा कार्य है। यहाँ जो निवर्तमान अध्यक्ष महेंद्र जी छंगानी है, उन्होंने भी बहुत ही शिद्दत से यहाँ पर कार्य करके पार्टी के संगठन को यहाँ पर जमाया और मैं समझता हूँ भाई अरविंद भी उसी की परिपाटी पे चलते हुए उसके और आगे बढ़ाते हुए और पार्टी की सेवा में लगा रहेगा। और मेरा घर, मैं जहाँ जय जन्मा हूँ, झलपवाला, जहाँ पे अभी आप लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे हमने बहुत जिम्मेदारी निभाई है पहले भी,
पहले महामंत्री था युवा मोर्चा का, उसके पहले मैं वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ युवा मोर्चा का, और इस बार एक नई जिम्मेदारी मिली एज ए मंडल अध्यक्ष मूल संगठन भाजपा के खांडाबलसा का। तो अपने घर में खांडाबलसा मंडल में ये कार्यक्रम हो रहा है और इतना आशीर्वाद मिला है, भरपूर आशीर्वाद यहाँ पर सीनियर्स का, और सबसे महत्वपूर्ण बात युवा मोर्चा के साथियों का। सारे युवा साथी मेरे साथ में खड़े हैं और मुझसे भी जो छोटे जूनियर्स हैं वो बहुत सब खुश है, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से आज वो खड़े हैं वैसे ही हम लोग थे पहले, तो हमारे सीनियर सब कुछ बनते थे, हम लोग बहुत खुश होते थे और हमें देखने को मिलता था कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे और उसके बाद में अगला नंबर हम लोगों का आएगा। और आज वही एक्सपेक्टेशन हमसे जूनियर्स की है कि हम अच्छा काम करेंगे और अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे उनके लिए। और जोधपुर शहर में इन दिनों मलमास के चलते मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रातानाड़ा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में गुरुवार को पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर ट्रस्टी राजेंद्र सोलंकी ने बताया कि भगवान की स्नोफॉल की मनोरम झांकी सजाई गई। उन्होंने बताया कि दोपहर में संकीर्तन के साथ ही भगवान श्री कृष्ण को बड़ा गुलगुले, हलवा आदि का भोग लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जय श्री कृष्णा। जब से पौष मास लगा है तब से अपने धार्मिक अनुष्ठानों के हिसाब से हर मंदिर में पौष मास का एक विशेष आयोजन होता है जिसमें पौष बड़े बनाए जाते हैं। तो आज अपने मंदिर में भी 9 तारीख को आज पौष बड़े का आयोजन रखा है। ठाकुर जी की विशेष झांकी सजाई गई है जिसमें स्नोफॉल, आजकल कुछ ऐसे युवा पीढ़ी के अंदर एक क्रेज हो गया है कि जहाँ कश्मीर हो चाहे वादियां हो तो लोग वहाँ दौड़ते हैं और स्नोफॉल का आनंद लेते हैं। तो आज हमने भी एक ऐसा विचार किया और ठाकुर जी को भी स्नोफॉल में विराजमान करे। तो चारों ओर से स्नोफॉल हो रहा है, ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार किया है। इधर ये जो कढ़ाई चली है इसमें बड़े बन रहे, इधर गुलगुले बन रहे, इधर हलवा बन करके तैयार हो रहा है। तो सभी माता बहनों की तरफ से हमारे जो कृष्ण मंदिर ट्रस्ट है उनकी तरफ से आयोजन किया गया है। लक्ष्मणगढ़ शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के उपयोग पर बुधवार को नगरपालिका प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा अज्ञात बाइक सवार से करीब 52 प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की गई। लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे दिन प्रशासन द्वारा रेकी की गई और शाम को एक बाइक सवार जिसके पास करीब 52 चरखियां प्रतिबंधित मांझे की मिली। मोहर सिंह मीणा ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। अगर हम खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे नहीं, इसलिए सबसे अपील है कि चाइनीज मांझे का उपयोग छोड़ दें और साधारण मांझे का उपयोग करें। शहरों में संक्रांत के पर्व पर लोग पतंग उड़ाने के साथ साथ चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहे हैं, जो कई बार जानलेवा भी साबित हुआ है पक्षियों के लिए भी और बाइक सवार व्यक्तियों के भी कई बार गला कटने की घटनाएं सामने आई है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती थी कि भाई जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक इसमें कार्रवाई करके और चाइनीज मांझा पकड़ना है। तो उसमें नगर पालिका प्रशासन लक्ष्मणगढ़ ने आज सुबह से ही इन निर्देशों की पालना में रेकी की सूचनाएं निकाली, डमी और बोगस ग्राहक छोड़ करके, और दिन भर के प्रयास के बाद में शाम ढले इनको एक बाइक सवार जिसके पास करीब 52-53 चरखियाँ ये चाइनीज मांझे की मिली, जिससे द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। चौंतीसवां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जोधपुर संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। यौन शोषण के मामले में पीड़िता नाबालिग ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई करने की मांग की। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।